a youth talk program sponsored by शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद हैं शिवानंद द्विवेदी जी, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर के बारे में बता दें कि आप बॉम्बे आईआईटी से लेकर यूरोप की जर्मनी की उल्म यूनिवर्सिटी में अपने रिसर्च किए हैं। आपने इटली में भी सेवाएं दी हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, पहला सवाल आपके जीवन से करना चाहूँगा कि यहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई, इसके बाद आप जर्मनी गए और आज आप इस रूरल एरिया में, रीवा में और भी कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ सर? बिल्कुल, प्रारंभिक शिक्षा मेरी ग्रामीण अंचल से प्रारंभ हुई। हम अपने गांव से शिक्षित हुए और 10वीं तक गांव में शिक्षा लेने के बाद फिर 11वीं 12वीं हमारा मारतंड नंबर 1 से हमने शिक्षा ली। मैथमेटिक्स हमारा ग्रुप था और फिर इसके बाद हम मॉडल साइंस कॉलेज में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर का अच्छा खासा क्रेज चल रहा था, तो हमें भी लगा कि इसको इंक्लूड कर लिया जाए और हमने वहाँ से बैचलर अपना किया और मैथमेटिक्स में हमारा विशेष इंटरेस्ट था। और इसके बाद फिर हम आईआईटी बॉम्बे का एक एग्जामिनेशन होता है, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी, और उसके लिए हम अपीयर हुए। अपीयर होने के बाद में सिलेक्शन हुआ और फिर हमारा 2001 से अक्टूबर 2005 तक हम वहाँ पर रहे और आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और अन्य जो भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर, मतलब ये अच्छे इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं जहाँ हमने अपना एक तरह से रिसर्च और प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से की। और अनुभव लेने के बाद में फिर इसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिली और हम यूरोप शिक्षा के लिए गए। तो यूरोप में कहाँ सेवाएं दी सर? इसके बारे में थोड़े हमें डिटेल में बताएं। यूरोप में अक्टूबर 2005 में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैक्स प्लांक रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर मैथमेटिक्स इन साइंस, इस तरह से कुछ करके उनका नाम है, MIS MPG बोलते हैं वहाँ के शॉर्ट फॉर्म में, और लेप्जिग में है जर्मनी में। और वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप आके यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दें और इस तरह से मौका था, तो हम गए वहाँ पर अपना जो भी है। तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर इसके बाद TU डार्मस्टाड, वहीं पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डार्मस्टाड है, इस तरह से फ्रैंकफर्ट के पास में है। और इनफैक्ट उसी तरह से हैं जैसे हमारे भारत में IIT हैं, वैसे TU है वहाँ पे, और TU बोलते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और डार्मस्टाड में हमने वहाँ से फिर रिसर्च और अपना प्रोजेक्ट का कार्य जो भी था वो किया मैथमेटिक्स में। फिर रीवा आना फिर सर कैसे हुआ? वहाँ से रीवा का मूवमेंट होना ये कैसे हुआ? फिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे कार्य करना। बिल्कुल, इनफैक्ट जैसा हमने बताया अक्टूबर 2005 से लेकर के अप्रैल 2012 तक मैं यूरोप में रहा, जिसमें से मिलान यूनिवर्सिटी भी था, उल्म यूनिवर्सिटी, मिलान यूनिवर्सिटी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के कई सारे इंस्टीट्यूशंस, और हमारा प्रोजेक्ट चलता रहा। हमने वहाँ से अपना टीए भी किया, मतलब एक तरह से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, टीचिंग असिस्टेंट का भी काम होता है साथ में। रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, उनको कंप्लीट किया। फिर हमारा कुछ मोटिवेशन ऐसे हुआ कि सोशल सेक्टर में अपन को काम करना चाहिए, और जो एक गैप है वहाँ की कल्चर और हमारे इसमें, वो काफ़ी बड़ा सा दिखा, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ लोग अपने देश में यदि हम वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, तो हमने ये देखा, शुरू में हम गए थे तो हम वहाँ पे यदि कहीं पॉलीथीन एक आदत सी होती है हमारी इंडिया में, तो हम कुछ भी खाए या और उसको डस्टबिन में न डाल के यदि हमने साइड में फेंक दिया, तो वहाँ के लोग हमें कुछ कहते नहीं हैं। वो उसको आएंगे, हमारे बाजू में है, वो उसको उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, और कुछ वो आपको ऐसे देखेंगे कि आपको बहुत शर्म आएगी, आपको लगेगा कि आपने ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे, और उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो सारी चीज़ें हैं, उनका एक अपने देश के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, तो मुझे लगा कि हमारे देश में वो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, हम बहुत पीछे हैं उनके मुकाबले। हम कह सकते हैं कि हम सैकड़ों साल पीछे हैं। तो हमें लगा कि हमें तो बहुत कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और यदि हम अपना व्यक्तिगत तौर पे बहुत हित कर भी पाए, या हम बहुत रिसर्च भी कर लिए, या
हमने बहुत ज़्यादा मनी हार्बर कर ली और इस तरह से, तो वो एक इशू नहीं रहेगा। हमें कुछ ग्राउंड में जाके अपने देश के लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राष्ट्र के समस्त कार्य को सार्वजनिक करने की बात कही गई, लेकिन इसकी प्रक्रिया की जानकारी सबको नहीं होती है सर। तो हमें इस बताएं, आप प्रकाश डालें कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है आरटीआई में, और इसके दुरुपयोग के बारे में भी हमें बताएं। बिल्कुल, प्रक्रिया सिंपल सी है। आरटीआई कानून सबसे सशक्त कानून है, पारदर्शिता का कानून है, और इनफैक्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, आपने कहा धारा 4 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक पोर्टल पर रखने का और सार्वजनिक करने का इसमें प्रावधान है। और आप देख रहे हैं इस समय रीवा में एक चीज़ चल रही है 41B के तहत 17 पॉइंट्स मैनुअल को सार्वजनिक करने की। अभी सूचना आयुक्त महोदय का निर्णय एक आया हुआ है 2 दिन पहले ही, जिसमें से काफ़ी जद्दोजहद चल रही है कि कितना जल्दी ये 17 पॉइंट्स मैनुअल को लागू किया जाए। अब आप देखिए, यदि ये जानकारी पब्लिक पोर्टल पर ज़्यादा जो ऑब्लिगेशंस हैं, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, यदि इनके जो ऑब्लिगेशंस हैं पब्लिक पोर्टल पर इस तरह से रख दें, तो इससे क्या होगा कि हमको, आपको या आम आदमी को कोई आरटीआई ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी आज आवश्यकता है कि जो 16 साल में नहीं हो पाया है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक पोर्टल पर रख दी जाए, तो इसके फिर मिसयूज का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जैसे कोई लोक सूचना अधिकारी, लोक प्राधिकारी कहते हैं कि इसका मिसयूज कर रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, या इस तरह से आप समय समय पर बातें आती रहती हैं, तो हमें लगता है कि उसका सबसे बड़ा रास्ता ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पब्लिक कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। अब आपने कहा कि इसको लगाते कैसे हैं, सिंपल सा है। आप एक 10 रुपये का या कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर ले लीजिए। आजकल तो मध्य प्रदेश में ट्रेजरी चालान भी, एमपी ट्रेजरी ऑनलाइन के माध्यम से आप ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। आप यदि एमपी में लगा रहे हैं स्टेट में, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है 10 रुपये का, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक 2 रुपये का फॉर्म या सिंपल सा एक A4 साइज का आपका पेपर है, उसमें लोक सूचना अधिकारी का नाम लिख करके, प्रति लोक सूचना अधिकारी, विषय आपको आरटीआई आवेदन, और जो जानकारी आपको चाहिए लिख करके वो आप संलग्न कर दीजिए, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आप आरटीआई लगा दीजिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। और यदि कई बार ऐसे होता है, आपने जो कहा, कई बार ऐसे हो जाता है कार्यालयों में आप जाइए और लोग आवेदन नहीं लेते हैं, कहते हैं कि वो लोक सूचना अधिकारी है, वो बोलेगा वो लोक सूचना अधिकारी है, उनसे मार करवा के लाओ। ये गलत प्रक्रिया है, ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बाधा है लोक सूचना अधिकार को लागू करने में। तो फिलहाल के लिए बेहतर तरीका है कि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही इसको भेजिए। तो उससे क्या है कि उनके पास रिटर्न तो तभी वो कर देते हैं, रिटर्न वो तब भी कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसे होता है, लेकिन ये है कि बेहतर है। ठीक है। आपने रीवा की बात की, तो रीवा में 8 विधानसभा हैं, विधायक निधि का अक्सर बात की जाती है, और अलग अलग विधानसभाओं में विधायक निधि का उपयोग किया जाता है। कई बार आपको भी देखा गया कि आपने विधायक निधि पर सवाल उठाए। तो रीवा की विधानसभाओं के बारे में क्या कहेंगे विधायक निधि के उपयोग को लेकर? देखिए, जिस तरह से पंचायती कार्यों में व्यापक अनियमितता आप देख रहे हैं कि रीवा जिले की यदि हम बात करें, फिलहाल रीवा की ही बात करें, तो 827 पंचायतों, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ पे अनियमितता और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये आज सार्वभौमिक सत्य है। आप किसी पंचायत में जाइए, आँख मूंद करके एक पंचायत में उंगली रखिए और चले जाइए, वहाँ पर सोशल ऑडिट कर लीजिए, वहाँ पे जांच करवा लीजिए, आपको अनियमितता मिलेगी। कोई भी काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं हो रहा है, ये सबको पता है, सरकारों को पता है। वैसे ही जो विधायक निधियाँ हैं, सांसद निधियाँ हैं, इन निधियों का भी दुरुपयोग सामने आया है। हमने एक आरटीआई लगाया था योजना और सांख्यिकी कार्यालय में, वहाँ पर हमें आरटीआई से जो जानकारी प्राप्त हुई है, और हमने अभी मनगमा विधानसभा क्षेत्र में और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कुछ जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट और अन्य माध्यमों से उसको साझा भी की हुई है। तो उसमें हमने ये देखा हुआ है कि देखिए, जो यात्री प्रतीक्षालय है वो मुश्किल से 50,000 75,000, टीना टप्पर की चीज़ें कितने में बनती हैं। आप चले जाइए टीना बनाने वाले व्यक्ति से, आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा, साहब ये मुश्किल से 50,000 रुपये में बन जाएगा। हमने पूछा है। तो जो चीज़ें 50,000 रुपये में बन जा रही है या 75,000 रुपये में बन जा रही हैं, उसके लिए आप 3,54,000 रुपये निकालिए, उसके लिए आप 2,61,000 रुपये निकलवाइए, TS बनवाइए। ये कहाँ का नियम कायदा है? किस विधानसभा की बात करें? ये 3,54,000 सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में 2018 का हमने देखा है जी। और जो वर्तमान TS बन रहा है वो 2,61,000 का बन रहा है, मनगमा का भी है और आपके सिरमौर का भी है, यात्री प्रतीक्षालय का। और आप जानते हैं कि PM आवास के लिए सरकार जो दे रही है, PM आवास के लिए
1.5 लाख रुपए का प्रावधान है, उसमें से 1,20,25,000 बड़े मुश्किल से उनके खाते में मिल रहा है लोगों को, और उसमें 2 कमरे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ वो 3.5 लाख रुपए टीना टप्पर के लिए और कहाँ कंक्रीट के मकान के लिए छतदार आप दे रहे हैं 1,20,25,000 रुपये। तो सरकार को इस पे स्पष्ट है, दिखना चाहिए। हमने इसमें टैग किया है, सीएम को टैग किया है, पीएम को टैग किया है, सबको आज सोशल मीडिया में उपलब्ध है, हर कोई इसको देख रहा है, ये स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि ये जो और निधियों से जो मिलने वाली राशि है उनका और अन्य डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेवल सड़क निर्माण के लिए हमने देखा, उसमें बता रहे हैं, मुर्मीकरण के लिए बता रहे हैं। उन ग्राम पंचायतों में आप चले जाइए, कहीं आपको ग्रेवल सड़क और मोरम दिखेगी ही नहीं, लगता है कि मुश्किल से 2-4 ट्राली मोरम डाल दी गई है। तो मतलब एक तरफ तो पंचायत में मनरेगा की वैसे भी राशि इतनी आ रही है मिट्टी मोरम के काम के लिए, सुदूर सड़क, खेत सड़क, अन्य माध्यमों से ग्रेवल रोड के नाम पर, और फिर आप विधायक निधि की भी राशि का इसी में उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि यहाँ पे हम सिर्फ 10,000 रुपये का काम करवा देंगे, 20,000 रुपये का, और उसको हम बता देंगे 5 लाख का। तो ये सीधा सा है, वो तो सब जांच का विषय है। हम तो इसमें जांच की मांग करते हैं और हमने मांग किया हुआ है, और ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में यही हाल है। इसको एक एक करके अपन एक्सपोज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है, हम तो सबसे बड़ी बात ये मानते हैं कि अब इन विधायकों और सांसदों की विधायक और सांसद निधि की जाँच करवाएगा कौन। तो हम सांसद निधि की भी बात कर रहे हैं, सांसद निधि की बात कर रहे हैं, उनका भी डिटेल्स हमारे पास है, उसकी स्टडी चल रही है, और उसको देख रहे हैं कि उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पष्ट अनियमितता के तौर पर देखी जा रही हैं। तो अभी उसको अपन कैटेगराइज कर रहे हैं, अभी उसकी स्टडी चल रही है। पंचायतों के घोटाले की बात की आपने कि पंचायतों में अनियमितताएं देखी जाती हैं, तो इसमें किसकी भूमिका आप देखते हैं प्रमुख तौर पे? पंचायतों के घोटाले में जो प्रमुख भूमिका है, देखिए सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रशासनिक अमला होता है। हमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में। हम कहते हैं कि पंचायत में आज आपने सरपंच और सचिव को सीधे लॉगिन और पासवर्ड दे दिया है, सीधे उनके एकल खाते में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, आपने उनको मनोनीत कर दिया कि आप पैसे निकालिए, काम करवाइए। लेकिन एक प्राक्कलन के अनुसार काम होता है, उपयंत्री, सहायक यंत्री उसका प्राक्कलन निर्धारित करते हैं, फिर बाद में एसडीओ लेवल के और अधिकारी जो हैं ई लेवल के उसका सत्यापन और मूल्यांकन करते हैं। तो जब इतनी प्रक्रिया है और पैसा भी निकालने की प्रक्रिया, आप देखिएगा कि पहले आप 30% मतलब 40%, 30%, 3 बार में 3 स्टेज में पैसा निकालेंगे। एक पैसा निकालने के बाद जब उसका उपयोग कर लेंगे तो दूसरा पैसा निकलेगा, दूसरा पैसा निकालने के बाद तीसरा निकलेगा। सब चीज़ों का विधिवत इवैल्यूएशन होने के बाद होता है। तो आखिर ये हमारे इंजीनियर्स जो हैं, जो देश के कर्णधार हैं, जो इतनी पढ़ाई करके या जैसे भी आए, हम ये नहीं कहते कि वो आरक्षण से आ रहे हैं या पढ़ के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, जिस तरह से भी वो आ रहे हैं, यदि आप आ रहे हो, आज आपको पोस्ट मिली हुई है, आप यहाँ पे हो, तो क्या आपकी देश की जनता और अपने देश के प्रति आपके क्या दायित्व हैं? आप कैसे ग्राउंड पे जाकर के टूटी हुई पीसीसी सड़क को आप बता देते हो कि ये 10 लाख की बनी हुई है, जबकि उसमें आपको 2 लाख का भी काम नहीं दिख रहा है। आपके नज़र के सामने वो फूटी हुई है, टुकड़ों में है, उसके मोरम, गिट्टी और उसका जो भी है आपका जीएसबी, बालू, उसका डस्ट जो है वो सब अलग अलग है, और आप उसको बता रहे हो पास है। कैसे आप कर पा रहे हो? कैसे आपकी आत्मा इसको सजेस्ट करती है कि मतलब इतना व्यापक स्तर पर आप भ्रष्टाचार को नित नए आयाम दे करके कैसे आप इसको दबाते जा रहे हो? ठीक है, तो सर ने बताया कि ग्राम पंचायतों में का पंचायत निधि का और विधायक निधि का भारी तौर पे अनियमितताएं देखी जाती हैं, दुरुपयोग देखा जाता है। सर एक सवाल, एक एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी चुनौतीपूर्ण देखा जाता है। अक्सर ग्राम पंचायतों में गतिरोध देखा जाता है, विरोधाभास देखा जाता है, कई बार तो हिंसात्मक क्रियाएं भी देखी जाती हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? हम लोग ग्राउंड में काम करने वाले लोग हैं, हम तो हमेशा ही अपना जीवन दांव पर लगा करके काम करते हैं, और एक्टिविस्टों को लाइफ तो हमेशा ही ऐसी होती है। तो अब जब ये फील्ड में आए हुए हैं तो इन चीज़ों की ज़्यादा अब हम तो भगवान भरोसे ही छोड़ते हैं, और भगवान पे ही हम सब कुछ निर्भर हैं, और जो भी है सब उनकी कृपा से है, उन्हीं का मोटिवेशन है। और ये जो है ये गलत प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र बहुत पीछे है। हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, कोई आरटीआई लगाता है, कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है या शिकायत करता है, जांच करवाता है, तो वो सार्वजनिक हित के लिए करवा रहा है। तो उसमें एक व्यापक सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है, जो राज्य का बंदर बाट हुआ है वो उसमें जुड़ा हुआ है कि उसको कैसे हमें जनता के समक्ष लाना है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो सीधे उससे प्रभावित हैं, तो वो अपना हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। ठीक है, अंतिम सवाल, रीवा क्षेत्र
कौन कौन सी ऐसी योजनाएं, कौन से क्रियाएं हैं जिसको आप आरटीआई के तहत आगे सामने लाएंगे या जिन्हें आपने सामने लाया है उनके बताना चाहेंगे? आपने आरटीआई की बात की तो मुझे लगता है मैंने एक अलग से ही सेशन आरटीआई के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पर शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, कम शब्दों में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि आरटीआई में एक रतहरा बस्ती विस्थापन का मामला था जो धारा 7(1) के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने उठाया था। उसमें 48 घंटे के भीतर उनको जानकारी देनी पड़ी थी जी आयोग के समक्ष। आपने देखा कि नलकूप उत्खनन का एक मामला था जो जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित था, रातों रात नलकूप हो गए थे। तो ये बड़ी बातें हैं आरटीआई के लिए, आरटीआई के अच्छे दिन है। अभी कल आपने देखा, परसों हमने निरीक्षण किया, 5 पंचायतों में 60 नलकूप बंद पाए गए। अब उन ग्राम पंचायतों के लोगों की स्थिति आप समझिए। इसी तरह से धारा 4 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करवाने के लिए लोकपाल मनरेगा का हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे साथी हैं, लोकपाल मनरेगा अब पूरे मध्य प्रदेश में एक लोक सूचना अधिकारी वहाँ पे बैठेगा। धारा 40-92 की जो प्रक्रिया चलती है वो पब्लिक होगी। सरपंचों की जो आय व्यय चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा होता है उसको अपन सार्वजनिक करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा कि सहकारिता विभाग में सेल्समैनों की पेमेंट का, सेल्समैन कहते हैं कि 25 साल से पेमेंट नहीं मिला, कैसे संभव है? जबकि धारा 4(1)(41)(b) के सेक्शन 10 में स्पष्ट है कि यू हैव टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, और ये आता है कि मतलब इन्यूमरेशन तो स्पेशली आपको वहाँ पे उनको बताना है, पब्लिक पोस्ट करना है। तो सेल्समैनों को नहीं पता था कि उनको 8400 रुपये पेमेंट मिलती है। ये अभी सुनवाई में माननीय आयोग के समक्ष बात आई है। तो ये सब बातें हैं। तो सहकारिता विभाग में आरटीआई लगाइए तो वो अपेक्स बैंक के आदेश का हवाला दे देते हैं, जबकि आज आप जानते हैं कि सहकारिता विभाग में खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी, गेहूं की खरीदी, ब्याज अनुदान, खाद, बीज सब सरकार के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो ये आरटीआई के दायरे में क्यों ना आए? तो ये सब मूल बिंदु हैं, इन पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये और व्यवस्था पारदर्शी बने, और ये सतत निरंतर प्रयास जारी रहेगा। और 2J1 के तहत निरीक्षण, 2J3 के तहत सैंपल लेने का प्रावधान, धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण, गेहूं खरीदी केंद्रों का, ताकि वहाँ पे व्यवस्थाएं बने, ये सब सारी चीज़ें हैं, अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ शिवानंद द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि रीवा क्षेत्र में बहुत सारी अनियमितताएं हैं ग्राम पंचायतों में, विधायक निधि में, सांसद निधि में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। A youth talk program sponsored by शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिल्पी कंस्ट्रक्शंस रीवा।